यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम बात करेंगे प्याजे चचा वाइगॉस्की ब्रो और कोहलबर्ग अंकल की। ये आप लोगों ने प्याजे का तो नाम रखा ही हुआ है, तो मैंने दो और नाम आपको दे दिया, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। बट आज का सेशन कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 4 से 5 नंबर कम से कम प्याजे वाइगॉस्की ले जाते हैं और 1 नंबर तो कोहलबर्ग लेकर के ही जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। और प्याजे वाइगॉस्की तो आपके लैंग्वेज सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी कई बार मैथ्स में और ईवीएस में भी आपको देखने को मिलते हैं। रेयर है बट वहाँ, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी यानी बाल विकास यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, इसको आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, जिनको देख के हल्की सी कंफ्यूजन आएगी, जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम में थोड़े से घुमा करके पूछे गए। तो शब्दों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है या खेला जा सकता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, तो वो कीवर्ड्स ज्यादातर जगह पे लागू होते हैं, लेकिन कहीं पर उसको अगर घुमा करके यूज किया है लैंग्वेज को तो कंफ्यूजन हो सकती है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें आज की कहानी और समझेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग आ जाइए। कुछ 40 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन बोनस है जिसको देख करके आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन के बीच का एक फासला है जो बहुत कम है, बट आंसर चेंज हो जाता है वो छोटे से फासले से। तो एक बार आ जाइए और ये सेशन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग पूछा जाता है, जो कि लगभग केवीएस से लेकर के और हर एक एग्जाम में टीचिंग के पूछा जाता है। तो ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे और फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्याजे वाइगॉस्की आखिर कह क्या रहे हैं, मैं आपको घुमा करके बताऊंगी भी ये क्वेश्चन किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है एट टाइम्स। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, वहां से आप क्या ले सकते हैं, फ्री नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस में एनरोल होने के इच्छुक हैं, आपको लगता है कि केवीएस की कंप्लीट तैयारी एक कंप्लीट टीम के साथ करनी चाहिए, तो आप ये केवीएस का बैच है जिसमें एडमिशंस अभी भी ओपन है। डिस्काउंट अब शायद नहीं रहा होगा बट ओपन है। इसके अलावा जो इसका पेडागोजी का बैच है केवीएस के लिए स्पेशली, वो आप वैसे भी आप अगर पेडागोजी पढ़ने के इच्छुक हैं डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, बट ये केवीएस को टारगेट रख करके बनाया गया है, लाइव क्लासेस इसमें चल रही हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जिनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और तब बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ और भी बैचेस होते हैं एसएससी से लेके और भी हिंदी इंग्लिश दुनिया भर के बैचेस हैं। तो कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है। जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको या तो आप अपने बच्चों की सहायता ले सकते हैं, जो लोग थोड़े से टेक से भी हैं, या फिर जिनको भी घर में थोड़ी टेक्नोलॉजी आती हो, तो जिनको एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे कई लोग हैं, ऑफिस भी पहुंच रहे हैं आप लोग, तो उस केस में ये आप कर सकते हैं। घर बैठ करके ही, परेशान ना हो। लोग बिहार से भी आ रहे हैं कोर्स के बारे में जानकारी के लिए, तो बड़ा मतलब ऑकवर्ड भी हो जाता है कई बार। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी भी फेक वेबसाइट लेट्स लर्न की अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है, ऐप कोई नहीं है लेट्स लर्न के नाम से। पहले हमने बनवाई थी बट वो उसको पॉज किया था बीच में ही। तो कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। अगर कोर्सेज पेड होते हैं तो करियरविल पर, नहीं तो फ्री यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ 2 चैनल हैं जो ऑथेंटिक हैं, एक हिमांशी सिंह जो 7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और ये आपका 36 लाख 37 लाख लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल चैनल लेट्स लर्न का, या मैंने आपको सारा बता दिया, टेलीग्राम का एक चैनल है जिसपे 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से बचना है, कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है हर सेशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है धीरे धीरे। इस पर हम एक्शन ले रहे हैं जिस भी हद में लिया जा सकता है। बट और जो लोग फैन चैनल वगैरह भी चलाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोशिश करिए, एक तो पूरी कंप्लीट वीडियो आप उठा के डाल देते हैं, पूरे लेक्चर, ऐसा काम मत कीजिए। और दूसरा ये कि कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरे फादर के बारे में एक वीडियो थी, तो वो उस समय का टाइम था, उस टाइम की नीड थी कि वो इन्फॉर्मेशन या वो बातें इमोशनली या कहनी पड़ी, तो उसकी भी क्लिप लगा करके लोगों ने लगाई हुई है। वो वीडियो ही मैंने प्राइवेट कर दी है, और 1-2 चैनल्स ने जिन्होंने लगाया था उसको भी मैंने बोल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं हटाई तो हटा लीजिए। ये कुछ बातें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। हम लोग जो लोग इंटरनेट पर काम करते हैं तो उन लोग के लिए कई बार, और लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग दिल से कनेक्टेड हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट होने से बचाना है सभी को, है ना। सेंसिटिविटी के साथ यूज़ करना है। अगर आप क्लिप भी यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। नेहा, प्रीवियस ईयर कितने साल पुराना देखें, सिर्फ ऑनलाइन कर लीजिए अभी, और हद से हद 2018 और 19 के दोनों पेपर, ये 3 पेपर कर लीजिए अगर ऑफलाइन के करने हैं तो। स्टार्ट करें आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं आपको 5th क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर हम आएंगे आगे की चर्चा पे, जिसको देख करके कंफ्यूजन कई लोगों के दिमाग में हो सकता है। ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा
कि एक पिजेशियन थियोरी में जो प्रोसेस है, चाइल्ड ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है स्कीमा को नए एक्सपीरियंस को ढालने के लिए। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ढालने के लिए। दोनों का आंसर अलग है, लेकिन लोग रट लेते हैं कई बार कि ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन का मतलब एकोमोडेशन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। अगर लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जाए, पूरा पढ़ के संदर्भ समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है, तब जाकर के आंसर करना है किसी भी क्वेश्चन का। और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप जवाब दे रहे हैं। 75% लोग ए कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ शिवानी, बस थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी कह लीजिए, अदरवाइज कोई दुख ऐसा जीवन में है नहीं, बढ़िया है सब कुछ, आप लोगों का प्यार है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझते हैं इसको, काम कई बार ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और समझिए। अभी हम आएंगे, अभी अभी धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे, है ना। और अभी आएंगे कि मैंने पियाजे चाचा और कोहलबर्ग को अंकल क्यों कहा है, इस पे भी आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो पियाजे की जो थियरी है, इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले तो हमें नाम याद रखना है कि पियाजे की थियरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कह दिया जाता है। द टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर अ पार्ट ऑफ, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, यानी पूरक क्रियाएं हैं एक दूसरे की, जिनको हम संयोजन या समावेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी किसको बनाती हैं मिलकर के, या किसके अंदर ये आती हैं। सिंपल बात पूछिए हमसे। तो हमें पता है जेडपीडी का पियाजे से कोई लेन देन है नहीं, वाइगोस्की से है। कॉन्सेप्ट मैप्स की ऐसा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई फ्लो चार्ट वगैरह की बात नहीं हो रही है, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम और इन सब का यूज करते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट के जो रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो ऐसी भी यहाँ कोई बात हुई नहीं है, पियाजे ऐसा सच बात कर भी नहीं रहे। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं है। बात है पियाजे की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की, जो अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन की एक प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों शामिल हैं। अडेप्टेशन क्या है? आप लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस या नई सिचुएशंस में कैसे ढलते हैं, या पुरानी चीजों को कैसे एडजस्ट करके अपने स्कीमा मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, बेसिकली जो आपकी एग्जिस्टिंग जो पूर्व ज्ञान है आपका, जो भी आपके दिमाग में सेट है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। ठीक, तो ये अडेप्टेशन की प्रक्रिया के तहत आते हैं। अनुकूलन जिसको हम कह रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। इसको ऐसे समझेंगे, पियाजे की थियरी है, 4 स्टेजेस हैं आपके सामने। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर, SPCF से याद रखनी है 4 स्टेजेस। एक तरफ है 4 स्टेजेस, दूसरी तरफ है कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे कि स्कीमा। तो स्कीमा की हमने अभी चर्चा की। स्कीमा क्या है? जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आज आप जानते हैं, वो सब आपके स्कीमा में है कहीं ना कहीं। अगर नहीं होगा तो वो आप जानते ही नहीं है। मतलब किसी चीज को अगर आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, याद भी रख पा रहे हैं, तो आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं जो वर्तमान ज्ञान है आपका, उसी में होगा वो। इस स्कीमा को, इस वर्तमान ज्ञान को, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको आप कैसे ऐड करते हैं उसमें कुछ, वो एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना कहलाता है। जिसमें आप कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चेंज जो है एकोमोडेशन यानी समायोजन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन एक किसकी संतुलन की प्रक्रिया है, कि जो आपने एसिमिलेट किया है, जो आपके दिमाग में है, जो दुनिया में है, दोनों बैलेंस में है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, असंतुलन कहलाएगा। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। SPCF की जब हम बात कर रहे हैं, प्री ऑपरेशनल जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इन पे, एजेस पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, पहली बार लॉजिक आएगा बच्चे के दिमाग में, इंडक्टिव लॉजिक। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि हाईएस्ट लेवल है, ये भी पूछा है इस बार, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन बच्चे के अंदर आ जाएगा। समझते हैं क्या कहानी है। हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शामिल होंगे। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर देखें तो एसिमिलेशन मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया। एकोमोडेशन में आप मॉडिफाई करके या तो ऐड कर रहे हैं, एक नया स्कीमा बना रहे हैं, या मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं? अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी अनुकूलन के अंदर आती हैं, कि इस तरह से या तो आप जोड़ते हैं, किसी चीज में बदलाव करते हैं, या फिर नया स्कीमा बनाते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अडेप्टेशन अनुकूलन का हिस्सा है, जिसके थ्रू आपका स्कीमा अपडेट होता है। ठीक,
और ये जो पूरी कहानियां हैं ये हम समझ चुके हैं पियाजे की थियरी में। आपने कुछ ऐड किया, आपको पता है डॉग को डॉग कहते हैं, आपके सामने एक डॉग आया, आपने कहा अरे डॉग है, आप बैलेंस में हैं, इक्विलिब्रेशन में हैं। नई सिचुएशन आई, आपने बिल्ली को देख के डॉग कह दिया क्योंकि आपको पता था इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है और बिल्ली की भी है, तो आपने कह दिया डॉग को। जब आपने कैट कह दिया नई सिचुएशन में, जब आपने डॉग को कैट कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये, सॉरी कैट को डॉग कह दिया तो किसी ने कहा बेटा ये डॉग नहीं है, तो आपके दिमाग में लाल बत्ती जली, डिसइक्विलिब्रियम हुआ, यानी असंतुलन की प्रक्रिया आई कि भैया जो मैं जानता हूं, यानी डॉग को मैं जानता था और जो मैंने बाहर दुनिया में देखा है, जो भी जिस भी चीज को डॉग कहा है और वो डॉग है नहीं, तो क्या हुआ, दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में है और जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, यानी असंतुलन हो गया। अब आप इस डॉग का जो स्कीमा है इसको ठीक करेंगे या कैट का नया स्कीमा बनाएंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे या नया स्कीमा बनाएंगे, दोनों ही चीजें एकोमोडेशन में आएंगी, समायोजन में आएंगी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पियाजे की थ्योरी बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ अभी जो मैराथन सेशंस हुए हैं लेटेस्ट उनमें समझाई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना बात। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पियाजे और वाइगोस्की की बात करते हैं, ईवीएस की पेडागोजी कैसे करें, अभी सबके मैराथन सेशंस होना बाकी है, डेट अनाउंस हो जाने दीजिए, ठीक है ना, डोंट वरी। और जो लोग केवीएस वाले परेशान हैं कि बैच में क्लास, तो बैच में क्लास आपकी अभी 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उसको शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो सकता है कि 5 दिन कर देंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाइल जीन पियाजे गिव्स इंपॉर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स डैश टू बी इंपॉर्टेंट, यानी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि लेव वाइगोस्की डैश को। अब आपको इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे नंबर 1 पे पूछा है कि जीन पियाजे किसको ध्यान में रखते हैं, तो पियाजे नंबर 1, वाइगोस्की नंबर 2। तो आपको सबसे पहले देखना है पियाजे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या पियाजे मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको वो जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, जो हेरिडेटरी वैल्यू है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। बात तो सही है, पियाजे तो कहते हैं, हाँ, तो पहले पियाजे ही है नंबर 1 पे, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाइगोस्की कल्चरल टूल्स को यानी सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति में चीजें चली आ रही हैं, जो भी समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो भी हम रामायण महाभारत वॉटएवर जो भी हमारे आसपास या हमारी जनरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, उनसे हम सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगोस्की यही कहते हैं। वाइगोस्की 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसमें से कल्चर यहाँ है। पियाजे और वाइगोस्की दोनों में से कोई भी रीइंफोर्समेंट का बहुत ही ज्यादा मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और ये बात रीइंफोर्समेंट जैसी बात, पनिशमेंट जैसी बात कौन करता है, बिहेवियरिज्म करता है, बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग करेंगे। चेंज इन स्कीमास, ये तो बात पियाजे की होगी, और नंबर 2 पे तो हमें वाइगोस्की को लगाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगेन याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रिल और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, यानी रचनावाद जिसपे पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं। रीइंफोर्समेंट अगेन बिहेवियरिस्टिक बातें हो गई, ये व्यवहारवादी पक्ष की बातें हो गई। वहीं पियाजे और वाइगोस्की क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं बच्चा रचना करेगा। ये कह रहे हैं बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दो, रीइंफोर्समेंट दे दो, पनिशमेंट दे दो, व्यवहार में चेंज करा दो। जबकि पियाजे वाइगोस्की कह रहे हैं भाई वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कौन, बच्चा। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे वाइगोस्की करते हैं। ड्रिल, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट इनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं है। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात व्यवहारवाद करता है। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अकॉर्डिंग हो सकता था, बट यहाँ वाइगोस्की होगा नंबर 2 पे, तो ये हो नहीं सकता सही। तो आपको पता है, यानी सबसे पहले हमें पियाजे को ढूंढना है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्वता यानी यहाँ मेच्योरिटी आनी चाहिए, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कल्चर, यही एक ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं कई लोगों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा एक बार, वाइगोस्की से ही है एक और क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देंगे और बात करेंगे, ठीक है। जो लोग ईवीएस के नोट्स के लिए दुखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका 50% काम क्वेश्चन को पढ़ के खत्म हो जाता है। यानी वाइगोस्की के अनुसार क्या नहीं है, एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करना। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में
वाइगॉस्की किस बात को नहीं मानते हैं? बढ़ावा देना नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है भाई, किस चीज को बढ़ावा देना? अगर बात वाइगॉस्की की माने, वाइगॉस्की की बात क्यों माने हम हैं? वाइगॉस्की ब्रो क्यों है? आज के लिए हमने वाइगॉस्की को ब्रो कहा है और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। जानने के लिए देखते रहिए लेट्स लर्न। ठीक, ये बकैती तो हम करते ही रहेंगे साथ साथ, ताकि आप सीखते रहें। तुम्हें बहुत हंसी आती रहती है हैं? जब देखो ये निशा हंसती रहती है। पोल लगाओ ना, देखो 75% लोग सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि 75% लोग दे रहे हैं, जबकि ये एकदम सही है। आप जीत गए हैं 1 नंबर। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसकी बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात पियाजे वाइगॉस्की की आएगी तो एक चीज नेगेटिव होगी, वो है एक तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल किसी किसी केस में या प्रैक्टिस किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है 99% केसेस में पियाजे और वाइगॉस्की की अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये व्यवहारवाद की बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं अगर आप पियाजे और वाइगॉस्की की डिक्शनरी में देखेंगे तो, है ना। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल हो गया। पनिशमेंट लिख लेते हैं, पनिशमेंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता है रट्टा लगाओ और उगल दो पेपर पे। रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। वो तो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे और रट्टे लगाने को एक्टिव रखना नहीं कहते, है ना। यदि बच्चा रट्टे लगाने में एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं कहते, जब वो मीनिंगफुल लर्निंग करे। अगर हम पियाजे वाइगॉस्की की बात करें तो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग पर, और किस पर बात करेंगे कि बच्चा एक्सप्लोरर बने, है ना। वो तो एक्सप्लोर करे, वो तो डिस्कवर करे, वो तो एक्टिव रहे, है ना। ज्ञान का सृजन करे, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, मीनिंगफुल हो लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट में हो लर्निंग। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। या जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो इन्हीं को मानेगी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे सही हो जाएंगे। ठीक, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है, जिसका कोई अर्थ होता है आपके लिए, तो लाइफ से जोड़ेंगे ये लर्निंग को। एक्सपीरियंस देने की बात करेंगे बच्चे को, डिस्कवरी की बात करेंगे बच्चे के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए। किसके अकॉर्डिंग? पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, हमें चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई? यहाँ नॉट पूछा था, तो गाइडेड एक्सचेंजेस यानी निर्देशित आदान प्रदान, ये बात पियाजे के अकॉर्डिंग, सॉरी वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं हम समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीख रहे हैं। वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो एज में छोटे हों या बड़े हों, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, गाइड अगर हमें कोई कर देगा तो हम सीख जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे सीखता है, कुछ चीजें अपने अंदर भरता है और अपना ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे भी ग्रुप में सीखने की बात होगी, वाइगॉस्की कूद के कहेंगे यस यस यस, है ना। तो ये बात डी ऑप्शन यहां गलत हुआ। सिर्फ रिकॉल करना, जो याद किया था उसको रट के सुना दो, दोबारा पेपर पे लिख दो एज इट इज, इसकी बात वाइगॉस्की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं, रटने को प्रमोट करेगी ऐसी बात, जबकि हमें बच्चे को रटवाना नहीं होता। ये तो आप भली भांति जानते हैं। And there are multiple books per subject on NCERT website. Is it mandatory to refer all of them for KVS PGT English preparation? Please help. अर्का मित्र कह रहे हैं। इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे कुछ कोर्सेज तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, किसी भी जगह से ले रहे हैं तो NCERT की आप समरी वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बुक्स हैं पर सब्जेक्ट। हाँ, तो पढ़नी है ना वो तो पढ़नी है। अगर NCERT की वेबसाइट पे गिवन है, मान लीजिए आप SST की भी कर रहे हैं बात, तो उसमें भी हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जैसे मुझे अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बुक्स के नाम, बट 2-3 किताबें होती है इंग्लिश की भी, तो अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो वो पढ़नी है ऑफकोर्स, है ना। और पुराने पेपर थोड़े देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। कैरल ग्लिगन एक महिला हैं अभी भी। कैरल ग्लिगन की अगर हम बात करें, ये पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के संदर्भ में एक ही व्यक्ति जीवित हैं, वो हैं कैरल ग्लिगन। अभी बाकी सब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस, यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना या उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तर्क रखा, भाई कोई भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो कुछ तो तर्क होगा उस बात में। तो एक तर्क क्या रखा कि कई बार तर्क लगता है कि है बट होता नहीं है, बट इनकी बात में तर्क है। ये क्या कह रही हैं
कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं, यानी ये जेंडर बायस थियरी है। जो नारीवादी नैतिकता क्या होती है कि मतलब फीमेल्स कुछ चीजों को ध्यान में रखती हैं, उस चीज का ध्यान इस थियरी में नहीं रखा गया। वो क्या है? वो है हमारा एथिक ऑफ केयर या मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स फॉर दी सोसाइटल गुड। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एन एथिक ऑफ केयर। यानी कैरल गिलिगन ये कह रही हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल उनसे ज्यादा केयरिंग दुनिया में कोई नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें केयर का भाव ज्यादा देखा जाता है। कुछ तो इनहेरेंट है, ये मैं कह रही हूं अपनी तरफ से, कुछ तो इनहेरेंट है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी है, भाई वो मदर्स हैं या बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें इसमें सही हैं। अदरवाइज जो ज्यादातर, अब ऐसा गिलिगन भी कह रही हैं, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कंडीशन भी किया जा रहा है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो कंडीशनिंग भी है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो इस तरह का है समाज में कि भाई आपको अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो आप कहेंगे मां से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, है ना, वो तो बनी ही सेक्रीफाइस के लिए है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि वो माँ अच्छी नहीं है जो अपनी चिंता करे बच्चे की ना करे, जबकि अगर जो माँ अपनी चिंता नहीं कर सकती वो बच्चे की कैसे कर पाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें एन एथिक ऑफ केयर, तो फीमेल्स की मॉरलिटी में केयर की भावना ज्यादा देखी जाती है और मेल्स की मॉरलिटी में एथिक ऑफ जस्टिस ज्यादा देखा जाता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? रूल्स पर रिजिड रहना या रूल्स और लॉजिक के हिसाब से चलना। लॉजिक और रूल्स से मिलकर के हम कहते हैं कि जस्टिस बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ऐसी बात है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सारी महिलाएं ही ऐसी होती हैं, बट मेजोरिटी की यहां बात हो रही है। ठीक, तो लॉजिक और रूल, और उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग, जो सामाजिक अपब्रिंगिंग है हमारी, वो भी तो हमारे तर्कों पे प्रभाव डालती है ना। तो देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर जो है फीमेल्स की मॉरलिटी में होता है, इस चीज का ध्यान कोहलबर्ग ने नहीं रखा। और ये जेंडर बायस थ्योरी, सारे सैंपल्स जो थे वो मेल्स थे। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई, मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स नहीं। क्या आंसर होगा? डी वैल्यू क्या है? फेमिनिन मॉरलिटी को, जो यानी फेमिनिन मॉरलिटी किस चीज पे जोर देती है? वो है देखभाल की नैतिकता या केयर की नैतिकता। अगर मेल्स की बात होती तो एथिक ऑफ जस्टिस हो जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और क्वेश्चन है, ये तो प्याजे से आ गया। 3 क्रिटिसिज्म है या 3 तरह से क्रिटिक करती हैं अगर कैरल गिलिगन की ही बात करें। एक तो वो इसको जेंडर बायस कह रही थी, कोहलबर्ग की थियरी को। दूसरी बात है कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल है, ऐसा मतलब इसमें कल्चर के प्रभाव को इग्नोर कर दिया गया है। किसी कल्चर में चाहते ना चाहते माँ बाप को छोड़ के आना, अनाथालय बोल रही हूँ, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं वहां अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे इस चक्कर में नहीं करते क्योंकि उनको सोसाइटी से वो चीज झेलनी पड़ेगी। कई जगह पे नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कल्चर के एस्पेक्ट को उतना ध्यान में नहीं रखा गया और सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार में ही बना दिया। और तीसरा उनका क्रिटिसिज्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में आप, इन पिजेशियन थियरी यानी पियाजे के सिद्धांत में द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स द, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, क्वेश्चन है इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे 2 कीवर्ड हैं या हम कह सकते हैं 3 कीवर्ड हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्कीमा को। देखो ट्रांसफॉर्म या चेंज दोनों ही केस में होता है, मैंने आपके साथ थियरी में डिस्कस किया है। क्योंकि जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हैं तब भी आपका जो स्कीमा है, मान लीजिए ये घर है, ये दिमाग है, इसमें अगर आपने कुछ नया ऐड किया तब भी चेंज तो हुआ, जो पहले से था उसमें कुछ तो चेंज आया होगा। और अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब भी इसमें चेंज आएगा। तो चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है। ये बात आपको रेयर ही कोई बता पाएगा। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चेंज तो दोनों में ही होगा। अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके आगे की कहानी समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिजेशियन थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जो बच्चे इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, मॉडिफिकेशन की बात को हम जोड़ते हैं ज्यादातर किससे, एकोमोडेशन से, जो कि बात सही भी है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफॉर्म किया है स्कीमा को, मॉडिफाई किया है स्कीमा को नए अनुभव को जोड़ने के लिए। जब आप नया स्कीमा बनाते हैं, जब आप पुराने स्कीमा में चेंज करके मॉडिफाई कर देते हैं उसको, तो ये बात क्या कहलाती है, एकोमोडेशन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, 73% लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सीटेट वालों ने
हिंदी में ऑप्शंस गलत दे दिए थे। एकोमोडेशन को यहाँ पे एसिमिलेशन को उन्होंने समायोजन लिखा हुआ था और इसको कुछ और लिखा हुआ था, अनुकूलन लिख दिया था एसिमिलेशन को, जबकि एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लगे तो उसको इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लेना है, क्योंकि जो फाइनल होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। यदि हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है तो फाइनल इंग्लिश को ही माना जाएगा। तो उस चक्कर में आप इस तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाले, या जिनमें कीवर्ड्स होते हैं, उनको जरूर पेपर में हिंदी इंग्लिश में दोनों का ऑप्शन होता है, आप उसको चेंज करके जरूर देखेंगे लैंग्वेज को। तो इसका आंसर जो है वो देखो, कंजर्वेशन और सेंट्रेशन तो आपको नहीं लगा होगा ये देख करके। कंजर्वेशन होता है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के चेंज होने से, यानी 200 ml पानी 200 ही रहेगा, टब में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डाल दो, ठीक। सेंट्रेशन क्या है? किसी एक ही चीज पे फोकस करना, यानी आपको यदि ये बॉटल दिखाई जाए तो आपका सिर्फ इसके रंग पे ध्यान जाएगा, यानी आप इसकी शेप, आप इसकी क्वांटिटी, ये किस मेटल से बनी है, क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित है एक ही चीज पे, सेंटर्ड है आप, इसकी वजह से कंजर्वेशन पर नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इतनी डिटेल में चले और फास्ट चलना है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नए अनुभव की, ये बंद करना है शायद, इससे एलर्जी ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को इसकी स्मेल ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करती हैं और संशोधित करती हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए, यानी एकोमोडेशन है, समायोजन है, कुछ नया ऐड करने के लिए स्कीमा को ट्रांसफॉर्म किया है, मॉडिफाई करना पड़ा है, स्पेशली लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? एकोमोडेशन। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, इसमें आप घबराएंगे। एक बार पोल लगाना है इस क्वेश्चन का, और नंबर मत लिखना, बस ऐसे ही पोल लगा दो। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल मिलता जुलता है, हल्का सा चेंज है, बट आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम। देखिए, ट्रांसफॉर्म यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा था, यही बात हमने की थी। चेंज तो एसिमिलेशन में भी होता है आपके स्कीमा में, और एकोमोडेशन में भी होता है। चेंज तो होना निश्चित है भाई। कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में जाएगी तो वो जो पहले से है दिमाग में, उस चीज को कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक बात है या नहीं है? मैथ्स और ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राधिका, डेट अभी अनाउंस नहीं हो रही, इसलिए मैं भी बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ। मिल जाएगा, अभी दिए नहीं है मैंने नोट्स, दे दूंगी, 3 सब्जेक्ट के दे चुकी हूँ, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, तो 74% 73% लोग यहाँ ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू। देखिए, जब फिट करना पड़े एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, तो समझ जाइए जो आपके पास पहले से है उसमें फिट किया है, मॉडिफाई करके चेंज या कुछ नया स्कीमा नहीं बनाया है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब एसिमिलेशन है। सिंपल। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्म तो होना ही है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब आत्मसात किए हैं आप, आपने ऐड किया है कुछ। यदि आप कुछ नई स्कीम्स में जोड़ रहे हैं, या नई स्कीम्स जोड़ रहे हैं, या नए एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ गड़बड़ हुई है जिसमें आपने जस्ट फिट नहीं कर लिया, पुराने को मॉडिफाई किया या नया स्कीमा बनाया, तो उस केस में एकोमोडेशन होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। फिर से समझते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जो आज वर्तमान स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है, ताकि उसमें ऐड कर सके। यानी एक नए प्रकार का डॉग देखा और उसको अपने आज के डॉग के स्कीमा में ऐड कर लिया, तो ये एसिमिलेशन है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, यदि एग्जिस्टिंग, सिंपल याद रखिएगा, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड किया है, तो सिंपल बात है एसिमिलेट किया है। इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा था इससे पहले वाले ऑप्शन में। फिर से पढ़ेंगे कि जो पियाजे की थ्योरी, एक प्रोसेस जिसमें बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए। जब नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए नया स्कीमा क्रिएट करना पड़े या पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, तो एकोमोडेशन। जब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो पहले से है आपके पास, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन है। ये हल्की सी बात जरूर ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार प्रैक्टिस करते समय इस चीज को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं करियर विल पर मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी डलवा दूंगी, ताकि आप वहां प्रैक्टिस कर पाए खुद से, ठीक है ना। कल ही मिल जाएंगे आपको ये, तो और ये फ्री होंगे। जो ये क्वेश्चंस का जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो एकदम फ्री मिलेगा। ये एक बात हुई। चलिएगा, अफसा, एक बच्ची है अफसा, होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। एक बच्ची है अफसा, वो एक पोटैटो चिप्स, जो आपकी ये अंकल चिप्स और दुनिया भर की जो आती हैं लेज वेज, जो चिप्स होती हैं आलू की बनी हुई, उनको हाथ में लेती है, या घर में भी बनाते हैं कई लोग, तो उसको हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो बटरफ्लाई जैसी शेप है, देखते हो ना आप, उस पर डिजाइन होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट, सीधा सीधा जवाब आपको खुद ही दे दिया चिल्ला चिल्ला करके। सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में आता है, याद कीजिए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए तितली,
यानी वो सिंबलाइज कर रही है उस चिप्स को तितली की तरह। जैसे इस रिमोट को अगर मैं फोन की तरह सिंबलाइज करूं, कैलकुलेटर की तरह सिंबलाइज करूं, या इससे बातें करना शुरू कर दूंगा, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैंने इसको फ्रेंड का सिंबल मान लिया है। यानी किसी चीज को यूज कर रहे हैं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे के सामने अब मान लीजिए पेन नहीं भी है, गिरा दिया पेन, अगर पेन नहीं भी है, ओके काम चला लेना यार, तो लाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो तो। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के सामने क्या नहीं है, पेन नहीं भी है, तो पेन नहीं होने पे भी जब आप उसको PEN पेन लिख रहे हैं तो वो सिंबल्स के थ्रू समझ जा रहा है कि PEN पेन, या आपने एक ड्राइंग बना दी। मेरा पेन तो पता नहीं कैसा ही बनाऊंगी, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह आपको पता है। तो अगर हम बात करें ये रॉकेट बन गया, तो ये देख करके, हंस रही हो यार, तो ये देख करके आपके दिमाग में पेन आ जा रहा है, पेन की पिक्चर आपके दिमाग में इमेजिन हो पा रही है। इसका मतलब सिंबल्स के थ्रू आप सीख पा रहे हैं। और ये किस स्टेज में होता है, ये सेकंड स्टेज में होगा पियाजे की प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तभी तो वो स्कूल जाके ABCD भी सीख रहा है, पढ़ भी पा रहा है ना, और भी 70 तरह के काम वो कर पाएगा। पेन को रॉकेट नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आप कोई थोड़ी देर में कमेंट करेगा कि आज आप लेट्स लर्न लग रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं आप। ठीक है, अंजुल टाइम टेबल दिया हुआ है ऐप पे, भर भर के क्लासेस चल रही हैं, एक बार देखिए। मेरी क्लास 3 दिन हो रही है, उसको 1-2 हफ्ते में बढ़ा करके 5 दिन कर देंगे, और उसका रीजन ये सीटेट और KVS दोनों एक साथ आ गए हैं। तो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंबॉलिक स्टेज है, ध्यान रखना है। ठीक, सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखता है। और मैंने वो रेड लाइट ग्रीन लाइट का एग्जांपल भी आपको दिया था प्रॉपर बना करके, जिन्होंने थियरी क्लास अटेंड की है ऐप पर भी, है ना, कि बच्चों को पता है ग्रीन हुई है लाइट तो अब ये सिंबल है कि आप जा सकते हैं आगे, रेड है तो ये सिंबल है कि रुकना है, येलो है तो वेट करना है। ठीक, तो वो सिंबल्स के थ्रू समझने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने आप देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो हमें ये सिंपल बात पता है, वाइगोस्की 3 ही चीजों पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी का मतलब ग्रुप में सीखना भी हो सकता है, किसी असिस्टेड लर्निंग भी हो सकता है। कल्चर, हाँ, C फॉर कल्चर ये रहा, L फॉर लैंग्वेज ये रहा। सोसाइटी कहीं दिख रही है। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा की बात पियाजे चचा करते हैं, वाइगोस्की ब्रो नहीं करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये तो व्यवहारवादी करेंगे। SR की बात, SR बॉन्ड जो है इसकी बात वैसे तो थॉर्नडाइक ने की, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों का प्रयोग। स्टिमुलस क्या है, जो चीज आपको बाधित करे कोई एक्शन लेने पे, खुशबू आ रही है गोलगप्पे की, स्टिमुलस है आपके लिए एक, है ना, और आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुंह से लार आ रही है आपके। ठीक, खतरनाक एग्जाम्पल हो गया, कई लोग तो अभी सो जाएंगे या चले जाएंगे गोलगप्पे खाने। तो इसमें ये दोनों चीजें वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं है, कल्चर और लैंग्वेज वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। एज पर वाइगोस्की है A ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड। तो A ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट थर्ड वगैरह हो नहीं सकते, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझते हैं। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है शुरुआत के 15-20 क्वेश्चन में। ठीक है, तसल्ली से समझ के जवाब देना है, रटना नहीं है, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करते चले जाना है कि फलाने गुरुजी ने कह दिया था कि 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आंख बंद करके, या फलानी गुरु माता ने कह दिया था कि 200 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आंख बंद करके। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन आंख बंद करके प्रैक्टिस कर जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब होता है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहता है लेव वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। यानी वाइगोस्की का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी थियोरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच या सोशियो कल्चरल थियोरी। इनकी थियोरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो पियाजे की थियोरी का है, लेकिन दोनों बात संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही करते हैं। तो जब वाइगोस्की ब्रो कह रहे हैं कि सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइज करती है टीचिंग लर्निंग पर, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर हैं, या स्पेशली पियाजे और वाइगोस्की हैं, ब्रूनर तो बाद में कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ये लोग नहीं करते, रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते, ड्रिल और रिकॉल की बात ये नहीं करते। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, यानी पीयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, सोसाइटी, यानी बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। ग्रुप क्या होता है, सोसाइटी का ही पार्ट है।
और स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, किसी से हिंट मिल रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है किसी स्टेप पे, कोई समझा दे रहा है, आप घर में क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भाई बहन बड़ा निकल के गया, आपने पूछा यार मम्मी बताना यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, या बहन या भाई, तो वो स्कैफोल्डिंग दे देगा आपको वहां जहां आप अटक रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ दूसरों की मदद ले रहे हैं यानी सोसाइटी की, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सहकर्मी, बातचीत और पाड़, पीयर्स कहते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी एज के लोग हैं, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं आसपास के। एनालॉजीज और एल्गोरिथम, ये अगेन रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग 90% लोग दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आपको बताएंगे पियाजे चचा क्यों है, वाइगोस्की ब्रो क्यों है और कोहलबर्ग अंकल क्यों है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं निशा ये बात जानने में? आप भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, है ना? लगाया तुमने? तुम डांस कर लो बैठ के। कोई यूपी चंदौली से है, प्रवीण त्रिपाठी पूछ रहे हैं क्या करोगे, हैं घर पे बुला के कॉफी पिलाओगे, पढ़ लो चुपचाप, पेपर में आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे चंदौली से हो, चाहे आपके घर से दूर से हो, पास से हो, हैं? पोल वाली मैडम आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हाँ ये यही करती हैं नितिन ये। और देखिएगा अदिति क्या कह रही है, मैम केवीएस पीआरटी के फॉर्म में सब्जेक्ट में कितनी बार बताऊं अदिति, हैं? शॉर्ट में जितने सब्जेक्ट लिख सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है तो WE लिख दो, या बहुत शॉर्ट में अगर वर्क एक्सपीरियंस के बाद EXP करके डॉट कर सकते हो, क्योंकि वहां मेंशन तो करना ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए कह रहे हैं 88% लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सी तकनीक है हैज बीन प्रपोज्ड बाय, जो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है, प्रपोज की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी के हों, दुनिया के किसी भी कोने के हों, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपल बात, सरल बात, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। हाँ ये वर्ड तो बढ़िया है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं वहां किसी ने आपको हिंट दे दी। जैसे मैंने अभी आपको हिंट दी थी, जब नए एक्सपीरियंस की बात होगी एकोमोडेशन की तरफ लेके जाएगा, पुराने स्कीमा में एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करना एसिमिलेशन है, हिंट है, ये दो कीवर्ड्स हैं। रीइंफोर्समेंट की बात अगेन पियाजे वाइगोस्की नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, लेकिन हमसे वाइगोस्की के बारे में बात हुई है, ठीक। प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये बात कौन करेगा, स्किनर करेंगे, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब बचा कौन, वाइगोस्की ही बचे। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चा जहां अटके उसको वहां मदद दे दो। बच्चा किसी स्टेप पर अटक गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने उसको वहां मदद दी जहां वो अटका, जहां उसको दिक्कत हुई, है ना, कुछ सॉल्व करते समय, या कोई हिंट दे दी, ठीक। और अगर हम बात करते हैं, ये कोई हिंट दे दी, कोई क्लू दे दिया, जिससे वो थोड़ा सा पहुंच पाया उसके उत्तर तक। जैसे वो नहीं था CID आता था तो दया को क्लू मिल जाता था तो सीधा गेट तोड़ देते थे वो, तो उसी तरह से अगर बच्चे को क्लू मिल गया या क्यू मिल गया या हिंट मिल गई सही जगह पर, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो केस को सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, टेम्परेरी हेल्प। अब आता है 10th क्वेश्चन, इसमें आए हैं अंकल कोहलबर्ग। क्या कहते हैं अंकल कोहलबर्ग, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल, देखिएगा इंग्लिश में लेवल लिखा है तो ध्यान रखिएगा लेवल की बात हो रही है, स्टेज लिखी होगी तो स्टेज की बात हो रही होगी। मॉरल डेवलपमेंट, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय नाइस गर्ल या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर प्रदर्शित करेगा बच्चा, बताइएगा फटाफट से। जैसे हमारी निशा करती है अच्छी बच्ची की तरह, एकदम पोल लगाती रहती हैं एकदम टाइम पे, तो ये किस स्टेज का प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इनकी एज तो निकल चुकी है गुड बॉय गुड गर्ल की, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वाह वाह प्रिया, बहुत ही बढ़िया, मजे कम लें, कमेंट सेक्शन में काम ज्यादा करें। बी ऑप्शन 73%, यानी कन्वेंशनल लेवल कह रहे हैं आप लोग। देखिए 3 लेवल हैं, अगर हम कोहलबर्ग की माने तो 3 लेवल हैं मॉरलिटी के, यानी नैतिकता के, कि सही और गलत क्या होता है, और 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, 6 स्टेजेस हैं। सही है बात या गलत है? सही है, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, और 3 दूनी 6 होते हैं, इतना हमें पता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहली स्टेज है बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, उसका अपना गलत सही कुछ नहीं होता, उसको पनिशमेंट से बचना है। दूसरा क्या है आपका, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी जैसे को तैसा, आप मुझे क्या दो, खून और आजादी की बात मत करना यहाँ पे, मम्मी पॉकेट मनी दो तो मैं सामान दुकान से आपके लिए लेके आऊं, अदरवाइज आप भी अपने घर रहो मैं भी अपने घर रहूंगा, जो कि आप ही का है। तो क्या होगा, ये बेसिकली बच्चे को कुछ चाहिए बदले में, वो अगर रिश्तेदार आए हैं और उसको नमकीन बिस्किट लेके आना है, आजकल होता है या नहीं पता नहीं, बट होता ही होगा,
तो उसको अपने लिए भी 5 रुपए का कुछ चाहिए उसमें से, तब जाकर के वो लेके आएगा। ये सेकेंड स्टेज है, वो सेल्फ बेनिफिट देखेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। कन्वेंशनल लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि थर्ड लेवल या थर्ड स्टेज जो है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल की, वो है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी आप समाज के अनुसार चलना चाहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर है फोर्थ।